हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज आखिरी क्लास है, ठीक है। बाकी की क्लासेस जो है हमने पहले ही करा रखी हैं, उन सबका लिंक जो है आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप बाकी की क्लासेस भी देख सकते हो। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेटा ये लास्ट क्लास है, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इसमें हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशन पीरियड को, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशन पीरियड के ट्राइमेस्टर्स को। फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कौन से ऑर्गन कब बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आपकी पार्चुरेशन के प्रोसेस को, कि डेवलप होने के बाद फीटस जो है कैसे वो बर्थ होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे लैक्टेशन की प्रोसेस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको, जेस्टेशन पीरियड को, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, जेस्टेशन पीरियड को। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। क्या होता है आपका जेस्टेशन पीरियड। कंसेप्शन से लेकर, कहाँ से लेकर बेटा, कंसेप्शन। अब क्या होता है कंसेप्शन, देखते हैं अभी। कंसेप्शन से लेकर फुल्ली डेवलप्ड फीटस बनकर बर्थ होने तक के ये जो टाइम है ना, इस टाइम को क्या कहते हो, इस टाइम को आप कहते हैं बेटा जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। कंसेप्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा, उसके बाद उसकी क्या होगी, बर्थ होगी। तो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक के टाइम को, यानी उसके जन्म से जस्ट पहले तक के टाइम को आप क्या कहते हो, जेस्टेशन पीरियड कहते हो। एंड व्हाट इज कंसेप्शन, तो कंसेप्शन क्या होता है वो लिख लो बेटा। कंसेप्शन का मतलब होता है कि किसी ओवा को जब कोई स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो बेटा, कंसेप्शन कहते हो, ठीक है। एक स्पर्म ने ओवा को फर्टिलाइज किया, जाइगोट बनाया, फिर उसका डेवलपमेंट होकर उसका क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसेप्शन कहते हैं, ठीक है। कंसेप्शन क्या है, व्हेन स्पर्म fertilize ovum and it leads to pregnancy, ठीक है। स्पर्म ओवा को क्या करे, फर्टिलाइज करे और क्या हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, उसको आप क्या कहोगे, कंसेप्शन कहोगे। तो उस टाइम से लेकर, कंसेप्शन के टाइम से यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद से लेकर आपके कब तक के टाइम को, आपके फीटस के फुल डेवलप होने तक के टाइम को आप क्या कहते हैं बेटा, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमंस में कितना होता है बेटा ये, इन ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 मंथ। बच्चा माँ के पेट में कितने टाइम तक रहता है बेटा, 9 मंथ तक रहता है। तो यही 9 मंथ क्या है, जेस्टेशन पीरियड है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 9 मंथ के पीरियड को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 3-3 महीने के 3 पार्ट में, ठीक है। तो 3 महीने का पार्ट क्या कहलाता है बेटा, 3 महीने के पार्ट को, इस 9 मंथ को हम 3-3 महीने के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बेटा, 3 पार्ट में, ठीक है। तो इस 3 पार्ट को आप क्या कहते हो, 3 महीने के एक पार्ट को कहते हो आप बेटा ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो पहला 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड 3 महीना सेकेंड ट्राइमेस्टर, आखिरी 3 महीने क्या कहलाएंगे बेटा आपके, थर्ड ट्राइमेस्टर। फिर से सुनो, फर्स्ट से लेकर 3 मंथ तक का टाइम क्या कहलाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर 4, 5 और 6 ये 3 महीने क्या कहलाएंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर। 7, 8 और 9 ये क्या कहलाएंगे बेटा, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आपके पास कितने ट्राइमेस्टर हो गए, 3 ट्राइमेस्टर। अब 3 ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा एक टेबल के साथ, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपकी नीट में आ जाए, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आई। जेस्टेशन पीरियड क्या है, माँ के पेट में जितने टाइम तक कोई बेबी रहता है उसको आप क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हो। ह्यूमंस के केस में कितना होता है बेटा, वो 9 मंथ का होता है। उस 9 मंथ को हमने क्या किया, 3-3 महीने के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 9 मंथ को अगर 3-3 महीने के पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने पार्ट निकलेंगे, 3 पार्ट। और जो 3 महीने का जो एक पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं ट्राइमेस्टर। 3 महीने के पार्ट को क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर। तो 9 मंथ में कितने ट्राइमेस्टर बनेंगे, 3। तो पहले से लेकर तीसरे महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4, 5, 6 सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7, 8, 9 थर्ड ट्राइमेस्टर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि किस ट्राइमेस्टर में क्या चीज़ें घटित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपका हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको रफ करते हैं। चलो
अब बेटा आप एक टेबल बनाइए, अपनी कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ में एक टेबल बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने तय हैं, आज नहीं तो कल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, किस ट्राइमेस्टर में क्या चीज़ें होती हैं, तो वो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, इस वजह से समझने की कोशिश करते ही हैं। हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब बेटा मैं बना सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी अपनी कॉपी में आराम से बना सकते हो। देखो यार, आप लोग के पास तो स्केल होती है, हम तो ऐसे ही खींच रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम। यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन फीटस। चलो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम लोग किसको, यहाँ पर लिखेंगे ट्राइमेस्टर को, कि हम किस ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे बेटा किसको, मंथ को। फिर यहाँ लिखेंगे वीक को। हम बात कर रहे हैं बेटा अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो ये मैंने खींची पहली लाइन, ये है बेटा कौन सा ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कौन सा मंथ, फर्स्ट मंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कौन सा मंथ, फर्स्ट मंथ। कितने वीक होंगे बेटा, 4 वीक में। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले मंथ में जब फीटस कितने का हो जाता है बेटा, 4 वीक का हो जाता है, तब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तब ध्यान से सुनो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। पहली बात क्या दिखेगी आपको, हार्ट इज फॉर्म्ड। हार्ट क्या होता है बेटा, बन जाता है। एंड हार्ट बीट कैन बी क्लियरली लिसन्ड बाय स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लगाता है कान में ना, उसको क्या कहते हो, स्टेथोस्कोप कहते हो ना। उसी से क्या करता है बेटा, डॉक्टर ये चेक कर सकता है कि बेबी की हार्ट बीट क्या हो गई है, चालू हो गई है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट वीक में, सॉरी फर्स्ट मंथ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हार्ट बन गया है और उसमें क्या होने लगी है, हार्ट बीट होने लगी है, ठीक है। फिर हम चलते हैं कहाँ पर, देखो यहाँ तक की बात समझ लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी फर्स्ट मंथ का मतलब 4 हफ्ते, 4 हफ्ते में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हार्ट बन गया और हार्ट बीट स्टार्ट हो गई है, जिसको आप स्टेथोस्कोप की सहायता से आप क्लियरली सुन सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सेकेंड मंथ में। कहाँ पर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सेकेंड मंथ में। तो पहले महीने में 4 हफ्ते थे, दूसरे महीने में कितने हफ्ते हो जाएंगे बेटा, 8 वीक्स, यानी 8 हफ्ते। 8 हफ्ते में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब यानी हाथ पैर बन जाते हैं, एंड डिजिट्स का मतलब फिंगर्स भी आपकी बन जाती हैं, ठीक है। आपको क्या बनती दिखाई देंगे, हाथ पैर बनते दिखाई देने लगेंगे, और आपके डिजिट्स यानी आपको फिंगर भी बनती दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे बेटा इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, हम चलेंगे बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थर्ड मंथ में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कौन से मंथ में, थर्ड मंथ में। और एक ट्राइमेस्टर कितने महीने का होता है बेटा, एक ट्राइमेस्टर आपका 3 महीने का ही होता है। तो इन तीनों में हम लोग बारी बारी से देख ले रहे हैं क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब महीना कौन सा है, थर्ड महीना है। तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 3 महीने में कितने वीक होंगे बेटा, 12 वीक। तो यहाँ पर आप कहाँ पहुँच गए हो, 12 वीक में पहुँच गए हो। 12 वीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी आर फॉर्म्ड। बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं, ठीक है। एंड एक्सटर्नल
जेनेटेलिया आल्सो फॉर्म्ड, यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है, बाह्य जनन अंग हो जो होता है ना ह्यूमंस का, वो भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो फिर से आप रिवाइज कर लो एक बार। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, ये ना क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, फर्स्ट मंथ यानी कि 4 वीक में क्या हुआ, हार्ट बन गया और हार्ट बीट को क्लियरली सुना जा सकता था। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सेकंड मंथ में क्या हुआ, सेकंड मंथ यानी कि 8 वीक में क्या हुआ, लिम्स का फॉर्मेशन हो गया और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर हम चलते हैं कहाँ पर, फिर हम पहुँचते हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थर्ड मंथ में, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके, हम बात कर रहे हैं 12 वीक के। 12 वीक में क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम बन गया किसका, बॉडी का। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी बनता हुआ दिखाई दिया। अब चलते हैं कहाँ पर बेटा, अब चलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। हम पहुँच आए हैं कहाँ पर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अलग अलग ट्राइमेस्टर को अलग अलग कलर से करते हैं, ठीक है, तब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हम चलते हैं बेटा फिफ्थ मंथ में। फोर्थ मंथ में कुछ विशेष ज़्यादा वैसे चेंज नहीं आया। फिफ्थ मंथ की बात करें, यानी एक मंथ में अगर 4 वीक तो 5 मंथ में कितने वीक होंगे, 20 वीक्स। तो हम बात कर रहे हैं कब की, 20 वीक्स की, ठीक है। 20 वीक्स में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। 20 वीक्स में क्या होता है, 20 वीक्स में आपका जो फीटस है, फीटस स्टार्ट्स मूवमेंट। फीटस का क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हेयर्स आर ग्रोइंग ऑन हेड। हेड पर क्या यानी सर पर क्या आने लगेंगे, उसके बाल आने लग जाएंगे। सर पर क्या आने लग जाएंगे बेटा, बाल आने लग जाएंगे। फिर चलते हैं बेटा इसी सेकेंड ट्राइमेस्टर के 6th मंथ में। सेकेंड ट्राइमेस्टर के 6th मंथ में। 6th मंथ का मतलब बेटा 24 वीक। हम लोग कहाँ चल रहे हैं बेटा, 24 वीक में चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, 24 वीक में क्या होता है, 24th वीक में क्या होता है, देखो इधर 24 वीक में क्या होता है, बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर्स आ जाते हैं। बॉडी हेयर्स आर डेवलप्ड, ऐसे लिख लो, हेयर्स आर डेवलप्ड ऑन बॉडी। हेयर्स आर डेवलप्ड ऑन बॉडी। हेयर क्या हो जाते हैं बेटा, डेवलप हो जाते हैं कहाँ पर, बॉडी पर। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसके बाद आपके जो आईलिड्स होते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं। आईलिड सेपरेट होने के साथ साथ में एक चीज़ और होता है बेटा, जो आपके आई लैसेस होते हैं, आई लैसेस आर फॉर्म्ड। आई लैसेस क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात कब की हो गई बेटा, ये घटित हुआ कहाँ पर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब लिखते हैं बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर को, किसको, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं ना, तो हम बात करते हैं बेटा 9th मंथ की, ठीक है। 9th मंथ का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 36 वीक की। 36 वीक तक क्या होता है कि जो आपका फीटस होता है ना, वो फुल्ली क्या होता है बेटा, डेवलप हो जाता है। फीटस फुली डेवलप्ड, ठीक है। तो ये वाली बात है, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक ही मंथ इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा, 9th मंथ। यानी 36 वीक में क्या होता है, फीटस आपका फुली डेवलप हो जाता है। और फुली डेवलप होने का मतलब है उसके सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, अच्छे से बन जाते हैं, और वो रेडी हो जाता है किस चीज़ के लिए, वो रेडी हो जाता है आपके डिलीवरी के लिए। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। फीटस फुली डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी। और डिलीवरी के लिए क्या हो गया है, ये रेडी हो गया है। इतनी बातें आपको समझ आई हैं बेटा, इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया इतना, अब इसको रफ करते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर, जिसका नाम है बेटा पार्चुरेशन। फीटस तो पूरी तरीके से रेडी हो गया, वो बाहर कैसे आएगा, ठीक है। बाहर आने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आई होप चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी बेटा। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हेडिंग लगाइए बेटा आप, पार्चुरेशन।
क्या हेडिंग लगाएंगे बेटा? पार्चुरेशन। अब सवाल है कि पार्चुरेशन क्या होता है। देखिए, जो फीटस था वो माँ के पेट में पूरी तरीके से डेवलप हो गया। अब डेवलप होने के बाद उसके बाहर आने की प्रोसेस है, यानी उसकी क्या होनी है? डिलीवरी होनी है। ठीक है, तो अब वो क्या होगा? मदर के वूम से क्या होगा? वो बाहर आएगा। तो बाहर आने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बेटा पार्चुरेशन क्या होता है। तो देखो, पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ coming out of fetus from mother's womb due to contraction of uterus wall। फीटस का यहाँ पर फुली डेवलप लिख लीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। फुल्ली डेवलप फीटस का मदर के वूम से बाहर आना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप? पार्चुरेशन कहोगे। तो पार्चुरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ फुली डेवलप फीटस फ्रॉम मदर्स वूम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। यानी यूटेराइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण मदर के वूम से फीटस का बाहर आना, फुली डेवलप फीटस का बाहर आने के प्रोसेस ही क्या है? पार्चुरेशन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। हम यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ताकि चीज़ों की क्लैरिटी अच्छे से बनी रहे। ठीक है, आई होप ये डायग्राम तो अब आपको याद ही हो गया होगा। चलो, यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर ये वेजाइना है, चाहे वेजाइना कैनाल कह दो चाहे वेजाइना कह दो, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या है बेटा? ये इतना पार्ट सर्विक्स का था, ये इतना पार्ट किसका था? ये इतना पार्ट सर्विक्स था। ठीक है, इसको आप क्या कहते थे? इसको आप कहते थे सर्वाइकल कैनाल। इसको आप क्या कहते हैं बेटा? वेजाइनल कैनाल कहते हो। इन दोनों को मिलाकर, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल को मिलाकर आप क्या करते हो बेटा? इसको आप कहते हो बर्थ कैनाल। क्या कहते हो बेटा आप? इसको बर्थ कैनाल कहते हो। अब सपोज करिए यहाँ पर एक फीटस है, यहाँ पर क्या है बेटा? एक फीटस है। ठीक है, अब ये फीटस कैसा हो गया? फुली डेवलप हो गया है। ठीक है, फीटस कैसा हो गया? फुली डेवलप हो गया। अब क्या होगा बेटा? ये इस रास्ते से ऐसे क्या होगा? बाहर आएगा। तो इस रास्ते से इसके बाहर आने के प्रोसेस को ही आपने क्या कह दिया? पार्चुरेशन कह दिया। अब सवाल ये है कि पार्चुरेशन कैसे होता है। तो पार्चुरेशन के बारे में बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। पार्चुरेशन इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस वर्ड को इंटरप्रिटेट करिए। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन्स। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं बेटा? इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली बात तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, यानी इसमें क्या होते हैं? नर्व रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सिग्नल्स का इधर उधर आना जाना इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या इन्वॉल्व होते हैं बेटा? इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें? हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमने क्या समझ लिया कि पार्चुरेशन क्या है? फीटस, फुली डेवलप्ड फीटस का इस बर्थ कैनाल से बाहर आना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। किसके कारण? यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इस यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ये बर्थ कैनाल से ऐसे होता हुआ कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो आप? पार्चुरेशन कहते हो। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल ये है कि ये पार्चुरेशन स्टार्ट कैसे होता है, कैसे होगा ये पार्चुरेशन। ठीक है, तो इस पार्चुरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एक डायग्रामेटिक, एक फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बनाते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इतनी बातें आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाक से। चलो,
अब समझने की कोशिश करते हैं बेटा पार्चुरेशन की प्रोसेस को। हिंदी में इसको आप क्या कहते हो? हिंदी में इसको प्रसव कहते हो। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि पार्चुरेशन क्या होता है। देखो बेटा ध्यान से समझो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हो। मेरी बात को पहले समझ लो, उसके बाद फिर आप इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है बेटा? प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है सर। प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये यूट्रस को क्वाइट रखता है, यानी यूट्रस को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर अच्छे से डेवलप हो पाता है। ठीक है। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रहे, अच्छा से बना रहेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तब तक यूट्रस में कोई डिस्टर्बेंस होगा, यूट्रस में कोई चीज़ें घटित होंगी नहीं होंगी, क्योंकि यूट्रस को वो मेंटेन रखेगा। यूट्रस को मेंटेन रखेगा यानी फीटस कहाँ पर रहेगा? वो यूट्रस के अंदर ही रहेगा। तो अगर मुझे फीटस को यूट्रस से बाहर निकालना है तो मुझे प्रोजेस्टेरॉन को क्या करना पड़ेगा? नलीफाई करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को कम करना पड़ेगा, ताकि यूट्रस मेंटेन ना रह पाए। यूट्रस मेंटेन नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? फीटस को बाहर ढकेल देगा। ठीक है। और जब फीटस को बाहर ढकेलेगा तो फीटस क्या होगा? यूट्रस से बाहर आ जाएगा और फिर पार्चुरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो यूट्रस को क्वाइट रखता है और फीटस को क्या करता है? यूट्रस के अंदर अच्छे से डेवलप कराता है। ठीक है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम प्रोजेस्टेरॉन को लेवल को क्या करें? ख़त्म करें, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को क्या करें? कम करें, जिसकी वजह से यूट्रस क्या हो? डिस्टर्ब हो, और यूट्रस क्या करे? फिर फीटस को बाहर की तरफ धक्का दे दे कि भैया अब हम तुमको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पीछे का सपोर्ट था प्रोजेस्टेरॉन वो जा चुका है। ठीक है। तो जब उसको आपका यूट्रस धक्का दे देगा तो फीटस कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है बेटा? कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम किया जाए। अब सवाल ये है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कैसे होगा? तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कैसे होगा? जब हम किसका लेवल बढ़ाएंगे? एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते ही प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। तो आओ पहले समझते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं बेटा प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। Progesterone is the pregnancy hormone. It maintains the uterus in which fetus develop। ठीक है। फीटस क्या होता है? डेवलप होता है। टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ progesterone estrogen is required। समझ आ रही है बात यहाँ तक? प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो यूट्रस को मेंटेन रखेगा, लेकिन यूट्रस मेंटेन रहेगा तो फीटस बाहर नहीं आएगा। तो यूट्रस को मेंटेन ना रखने के लिए आप क्या करोगे? प्रोजेस्टेरॉन को क्या करोगे? कम करोगे। प्रोजेस्टेरॉन को कम कैसे कर पाओगे? जब आपके इसका बढ़ाओगे, एस्ट्रोजन बढ़ाओगे। तो यहाँ पर लिख लो बेटा, एक इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड, ऐसे लिख लो। नलीफाई द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड। बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करने के लिए एस्ट्रोजन का क्या चाहिए? मुझे एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल चाहिए। अब उस बढ़े लेवल के लिए क्या होता है? देखो, फिर रोल में आती है बेटा प्लेसेंटा। अब यहाँ से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ से चीज़ों को क्या रखना है बेटा? आपको ध्यान में रखना है। आपके पास क्या होती है? प्लेसेंटा होती है। हमारे पास क्या है बेटा? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है CRH। ठीक है। CRH का मतलब क्या होता है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ लोगों में ऐसा भी देखा होगा, कुछ फीमेल्स में ऐसा भी देखा होगा कि 7 महीने में ही क्या होती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, 7 महीने में ही पार्चुरेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी तो बहुत पहले हो जाती है, पार्चुरेशन क्या होता है 7 महीने में हो जाता है, मतलब 7 महीने में बच्चा हो जाता है, 8 महीने में हो जाता है, 9 महीने में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, याद रखना कि ये जो CRH है ना, ये डिसाइड करता है किसको, बर्थ टाइम को। तो ये हार्मोन क्या डिसाइड करता है बेटा, इट डिसाइड बर्थ टाइमिंग, इट डिसाइड बर्थ टाइमिंग। ये क्या डिसाइड करेगा बेटा, ये बर्थ की टाइमिंग को डिसाइड करेगा, किस टाइम में बर्थ होनी है। अगर प्लेसेंटा ने 7 महीने में ही CRH बना दिया तो डिलीवरी कब हो जाएगी, 7वें महीने में हो जाएगी। 8 महीने में बनाया तो 8 महीने में हो जाएगी। 9 महीने में बनाता है तो 9 महीने में, यानी जिस टाइम पर प्लेसेंटा CRH बनाएगी उसी टाइम पर क्या होगा, बर्थ होगा, यानी पार्चुरेशन की प्रोसेस उसी टाइम पर इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेसेंटा में जो CRH है ना, ये डिसाइड करता है क्या बेटा, आपका टाइमिंग ऑफ बर्थ। तो याद रखिएगा, CRH इज द बर्थ टाइमिंग हार्मोन। ठीक है, ये बर्थ की टाइमिंग को डिसाइड करने वाला हार्मोन है। ठीक है, अब CRH क्या करेगा, CRH बेटा यहाँ से चला, CRH कहाँ से चला, यहाँ से चला। CRH बेटा यहाँ से चलने के बाद क्या करेगा, देखो पहली बात तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि प्लेसेंटा से क्या चलता है, प्लेसेंटा से चलता है, निकलता है CRH यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, ये निकलने के बाद जाएगा बेटा फीटस में। फीटस में दो बातें हैं, देखो फीटस के अंदर हाइपोथैलेमस भी होता है, डेवलप हो गया होगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी भी होती है। तो ये यहाँ से निकलने के बाद ध्यान से सुनिएगा, निकल रहा है प्लेसेंटा से, लेकिन जाए कहाँ रहा है, जा रहा है ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी किसकी, फीटस की। तो ये पहुँचता है फीटस एंटीरियर पिट्यूटरी में, फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद क्या करेगा, फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद क्या करेगा, फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद क्या करेगा। देखो इसको थोड़ा सा ये चार्ट मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में आप इसको रिलेट कर पाओ। ठीक है, प्लेसेंटा से CRH ने किसको इंड्यूस किया, फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से निकलता है बेटा ACTH। क्या निकलता है बेटा, ACTH। व्हाट इज ACTH, यहाँ लिखता हूँ मैं। ACTH को आप कहते हो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला, ACTH निकला, यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन निकला। अब ये कहाँ जाएगा बेटा, अब ये पहुँचता है किडनी में, किडनी के नज़दीक पहुँच गया बेटा। ये किडनी के नज़दीक पहुँचने के बाद यहाँ पर इसको एक ग्लैंड दिखाई देते हैं जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वैसे ऐसे किडनी के ऊपर होती है ग्लैंड जिसको आप क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के बेटा 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके, 2 पार्ट होते हैं। ये हो गया आपकी एड्रिनल ग्लैंड, एक अंदर वाला पार्ट है, ये देखो इसको कलर कर देता हूँ डार्क कलर से। एक आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा है और एक बाहर वाला पार्ट दिख रहा है। बाहर वाले इस पार्ट को आप कहते हैं कॉर्टेक्स का पार्ट, इस वाले पार्ट को आप कहते हैं बेटा मेडुला का पार्ट। ठीक है, अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन है, तो आप बताओ नाम से क्या लग रहा है, ये कॉर्टेक्स को करेगा इंड्यूस कि मेडुला को करेगा, तो सर कॉर्टेक्स को करेगा। तो ये क्या करता है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है। कहाँ पहुँचा ये, एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में। बात को ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, उसके बाद ही चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। देखो प्लेसेंटा से CRH निकला, CRH गया कहाँ पर, फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी में, उसने क्या निकलवाया वहाँ से ACTH कहाँ पहुँचा बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में पहुँचा, किसके, एड्रिनल ग्लैंड के। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में पहुँचने के बाद यहाँ से करता हूँ, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा ऊपर आपको। तो यहाँ पर क्या करता है बेटा, देखो इधर एड्रिनल कॉर्टेक्स में पहुँचने के बाद यहाँ से ये 2 हार्मोन निकलता है। कितने हार्मोन निकलता है बेटा, 2 हार्मोन। एक हार्मोन को आप कहते हो कॉर्टिसोल, क्या कहते हो इसको, कॉर्टिसोल कहते हो। दूसरा निकालता है बेटा DHEA,
DHEA क्या होता है बेटा, ये एंड्रोजन होता है। डाई हाइड्रो ईपी एल्डोस्टेरोन ऐसा करके होता है ये आपका क्या है बेटा, आपका एक एंड्रोजन है। अब ये कहाँ जाएगा, ये अगेन पहुँचता है प्लेसेंटा में। ये अगेन कहाँ पहुँचता है बेटा, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा क्या करती है, कन्वर्ट करती है। प्लेसेंटा कन्वर्ट DHEA इंटू एस्ट्रोजन। अब DHEA किस में चेंज हो गया बेटा, एस्ट्रोजन में, जिससे क्या हुआ बेटा, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज्ड। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। फिर से सुन लो स्टार्टिंग से। प्लेसेंटा थी, प्लेसेंटा से CRH निकला। CRH यानी कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या होता है बेटा, बर्थ टाइमिंग को डिसाइड करता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है बेटा, ये जाता है आपके फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी में। फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद ये क्या करता है, ये ACTH निकालता है। अब ACTH क्या है, ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, जो किसको इंड्यूस करता है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को इंड्यूस करता है, किसके, एड्रिनल ग्लैंड के। वहाँ से क्या निकलता है बेटा, दो हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल एंड DHEA। DHEA क्या होता है, एक तरीके का एंड्रोजन होता है, जो रीच करता है कहाँ पर, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में पहुँचने के बाद प्लेसेंटा कन्वर्ट कर देती है DHEA को इसमें, एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या करता है, ये क्या है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ये क्या करता है बेटा, ये इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है, ये ब्लड में जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ा देता है। मायोमेट्रियम पर क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ा देता है। फिर से सुन लो, मायोमेट्रियम पर क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ा देता है। तो इट इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम पर क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर इंक्रीज कर जा रहे हैं, यानी अब क्या निकलेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन बाहर आएगा। अब अभी देखो, अभी तक ऑक्सीटोसिन का कोई सीन बना नहीं हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई। बचा हुआ ये कॉर्टिसॉल का फंक्शन भी समझ लो। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉर्टिसॉल है, इसका भी फंक्शन चलो। अच्छा चलो, इसका कॉर्टिसॉल और एक हार्मोन बाद में निकलेगा रिलैक्सिन, उसका फंक्शन समझेंगे बाद में। कॉर्टिसॉल को आप याद में रखिए, ध्यान में रखिएगा कि बाद में जब मैं कॉर्टिसॉल का नाम लूँ तो आप याद रखिएगा वो कहाँ से निकला था बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला था, किसके, एड्रिनल ग्लैंड के। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई बेटा। अब क्या होगा, मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ जाते हैं। मायोमेट्रियम पर क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें बेटा अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पूरा नहीं रफ करता हूँ मैं, थोड़ा सा रफ करता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी कर लेंगे। हाँ चलो, अब देखो, दो पॉइंट्स तो हो गए। पहला क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करने के लिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाना था। वो लेवल कैसे बढ़ा कि प्लेसेंटा से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर घटित हुई, वो यहाँ पर हमने देख लिया। एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया, मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर हमने तैयार करा लिए हैं। अब देखो क्या होगा। अब एक पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो इधर, फीटस क्या होता है बेटा, फुली डेवलप हो जाता है। तो हमारे पास है फुल्ली डेवलप्ड फीटस। फुली डेवलप्ड क्या है, फीटस। फुली डेवलप्ड फीटस क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है बेटा किसको, थोड़ा सा सिग्नल भेजेगा किसको, मायोमेट्रियम को।
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या हुआ, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है बेटा, इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक। ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, पॉजिटिव फीडबैक और सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। ध्यान से समझिए बात को। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, इस बात का सिग्नल नर्व्स के थ्रू कहाँ पर गया, नर्व्स के थ्रू। देखो यहाँ पर ये आ रहा है बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, यहाँ से सिग्नल जो ट्रेवल किया है ना, ये सिग्नल कहाँ तक गया, हाइपोथैलेमस गया। किस रूप में गया बेटा, ये किसके साथ में गया, ये नर्व्स के रूप, नर्व्स के साथ कहाँ गया बेटा ये सिग्नल, ये पहुंचा आपके हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में क्या चीज़ें घटित होंगी, ध्यान से समझिए। हाइपोथैलेमस में क्या चीज़ें घटित होंगी, हाइपोथैलेमस क्या बनाता है बेटा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, बट उसको स्टोर कौन करता है, उसको स्टोर करता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, ऑर्डर देगा, किसको ऑर्डर देगा, देखो बनाया किसने, हाइपोथैलेमस ने स्टोर करा दिया, कहाँ पर स्टोर करा दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। आप ऐसा समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस बाप है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, उसका बेटा है। अब बाप बोलेगा बेटे को कि ठीक है मैंने तो बना दिया है, अब तुम जाओ इसको निकाल दो। तो जब तक वो बोलेगा नहीं, पिताजी का ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालेगी नहीं, निकालेगी ना। तो वही बात है। तो हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन बनाता है, जो स्टोर करता है कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है बेटा, इंड्यूस करता है कि अब आप क्या निकालिए, ऑक्सीटोसिन। अब इसने क्या निकाला बेटा, ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालेगी ऑक्सीटोसिन। क्या निकाला उसने, ऑक्सीटोसिन। अब आपने यहाँ पर देखा था साइड में कि मायोमेट्रियम पर क्या थे, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़े हुए थे। तो ये ऑक्सीटोसिन कहाँ बाइंड करेगा, दिस ऑक्सीटोसिन बाइंड्स विद रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मायोमेट्रियम। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, अपने रिसेप्टर के साथ। ऑक्सीटोसिन बाइंड्स विथ receptors of oxytocin on मायोमेट्रियम। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा, बाइंड करता है अपने रिसेप्टर्स के साथ, जो कहाँ मौजूद थे, मायोमेट्रियम पर। इस बाइंडिंग से क्या घटना घटेगी, देख बेटा, इस बाइंडिंग से क्या घटना घटेगी, इस बाइंडिंग से घटना ये घटेगी कि मायोमेट्रियम जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस को कहाँ ढकेल दिया जाएगा बेटा, बाहर। तो क्या होता है फिर, स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम विगरसली कॉन्ट्रैक्ट। पहले धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, अब क्या होगी, वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगी, तेज़ी से उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन आएगा किसमें, मायोमेट्रियम में। तब क्या होगा, तब बेटा जो आपका फीटस होगा वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करेगा। नाउ फीटस मूव्स अहेड। अब फीटस क्या होता है बेटा, आगे मूव करता है। चलो, आगे फीटस मूव कर रहा था, देन क्या हुआ, ठीक है, फिर से सुन लो। फीटस क्या करता है बेटा, आगे मूव करता है, और आगे मूव करते टाइम पर उसके साथ क्या होगा, ठीक है। अब इसकी तो फिलहाल अभी कोई ज़रूरत हमको समझ आ नहीं रही है, तो इसलिए इसको क्या करता हूँ मैं, रफ करता हूँ। फिलहाल एक बार फिर से समझ लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड थी यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकला, आपका CRS निकला। ठीक है, उसने क्या किया, उसने आपके फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस किया। यहाँ से क्या निकला, ACTH निकला। उसने एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को क्या किया, इंड्यूस किया। वहाँ से निकलवाया उसने कॉर्टिसोल और DHEA। DHEA क्या था बेटा, DHEA एक एंड्रोजन था जो प्लेसेंटा में पहुँचने के बाद एस्ट्रोजन में चेंज हो गया। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, बढ़ने के कारण क्या हुआ, मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ गए। अब क्या निकालना था मुझे, ऑक्सीटोसिन निकालना था। ठीक है, अब यहाँ कॉर्टिसोल का अगर फंक्शन लिखना है तो लिख लीजिए,
पहले चीज़ क्या करता है बेटा, ये मैचुरेशन ऑफ लंग्स करता है, मैचुरेशन ऑफ लंग्स ऑफ फीटस। मतलब फीटस जो होता है ना, अभी तक तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी बेटा, ऑक्सीजन मिल रही थी उसको कहाँ से, अपने मदर के ब्लड से। लेकिन जब वो बाहर आएगा तो उसको खुद सांस लेनी पड़ेगी ना, तो इस बात के लिए उसके लंग्स को क्या करता है, मैच्योर करता है। और उसमें क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन अल्वियोलाई, इन अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। देखो अल्विलाई क्या होते हैं, छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें क्या भरती है, एयर भरती है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर भरती है। अब बच्चा तो माँ के पेट में था तो उसने कभी एयर ली नहीं, तो वो गुब्बारे फूले होंगे, वो गुब्बारे क्या होंगे, पचके होंगे। और वैसे ही वो अगर बाहर आ गया तो फिर जब वो अचानक से एयर अंदर लेगा तो एयर कहाँ जा पाएगी, क्योंकि ये गुब्बारे जैसे जो स्ट्रक्चर्स है वो तो पिचके हुए थे। तो पिचके हुए ना रहे वो, जब बाहर आए तो वो गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर क्या हुए, फूले हुए रहें। इस बात के लिए उसमें वो क्या भर देता है बेटा, सर्फेक्टेंट बना के क्या करता है, उसमें भर देता है वो। ठीक है, ताकि लंग्स उसका कोलैप्स ना होने पाए। ठीक है, तो ये क्यों करता है इतना सारा काम, इतना सारा काम इसलिए करता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसका लंग कोलैप्स ना कर जाए। इस बात के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर मैच्योरेशन होना चाहिए किसका, लंग्स का, और उसमें सर्फेक्टेंट का निर्माण होना चाहिए किसमें, एल्विलाई में। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको मैं फिर रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड हमको है नहीं। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फीटस क्या हुआ है, अब आगे की तरफ निकलने लगा है। अब आगे की तरफ निकल के बेटा जाएगा कहाँ, वो स्क्रीनशॉट करना है तो इसका कर लीजिए। एक बार मिटाता हूँ फिर मैं इसको, चलो इसको मैं रब करता हूँ। चलो अब ध्यान से सुनेंगे। फीटस अब आगे की तरफ चल चुका है। अब हम बनाते हैं फिर से एक यूटेरस बेटा। क्या बनाते हैं, एक यूटेरस बनाते हैं। हमने क्या बनाया, एक ऐसे यूटेरस बनाया। ठीक है, अब यूटेरस में क्या है, यहाँ पर यूटेरस में आपकी ये वेजाइनल कैनाल है। व्हाट इज दिस, दिस इज वेजाइनल कैनाल, दिस इज सर्वाइकल कैनाल। इन दोनों को जोड़ के हम क्या कहते हैं बेटा, बर्थ कैनाल कहते हैं। इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। अब देखो जरा, अब फीटस यहाँ से ऐसे निकल चुका है। वो फीटस यहाँ से निकलते निकलते कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद इस सर्विक्स में क्या हुआ, उसका हेड फंस गया। सबसे पहले हेड बाहर ही आता है बेटा, तो फीटस का हेड आगे था, बाकी उसका पार्ट कहाँ पीछे था। तो ये क्या है बेटा, ये स्टक्ड, ये फंसा हुआ क्या है, स्टक्ड फीटस हेड। ये फीटस का क्या है बेटा, फंसा हुआ सर है। ध्यान से सुनिएगा, ये फीटस का क्या है बेटा, फंसा हुआ सर है। देखो इतना सब काम होने के बाद फीटस क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकला। फीटस जब यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा, बाहर निकलने के बाद आगे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ते 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 जाएगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, इसका जो सर है इसमें क्या होगा, फंस जाएगा। फंस जाएगा तो बेटा यहाँ पर कुछ होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ से एक सेंसरी नर्व जो है एक मैसेज लेके जाएगी कहाँ पर, हाइपोथैलेमस। उसको बताएगा कि आपका सर्विक्स ने क्या किया है, हाइपोथैलेमस को बताएगा कि आपका सर्विक्स ने क्या किया है, अटका लिया है किसको, हेड को। तो बेटा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, तो यहाँ लिखा मैंने, यहाँ था आपका हाइपोथैलेमस। तो ये कहाँ गए, हाइपोथैलेमस में गए। हाइपोथैलेमस को बताया तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि आप क्या निकालिए बेटा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकालेगा। तो जब ऑक्सीटोसिन निकालेगा तो देखो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन निकालने के कारण क्या होगा, मोर विगरस मूवमेंट होगा, मोर विगरस मूवमेंट इन यूट्रस वॉल।
ठीक है, ये बात है। तो विग्रस मूवमेंट होगा कहाँ पर, यूट्रस के वॉल में, जो इसको और ज़्यादा धक्का देगा तो हो सकता है ये बाहर निकल जाए। सेम टाइम पर क्या होगा, सेम टाइम पर बेटा प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है। एनसीईआरटी कहती है उसको कि वो ओवरी से निकलता है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखोगे तो प्लेसेंटा से निकलता है। प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है जिसको आप कहते हो रिलैक्सिन। क्या निकलता है बेटा, रिलैक्सिन निकलता है। रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन आपके दो काम करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी रिलैक्सिन इज कम्स फ्रॉम ओवरी, बट आप याद रखिएगा कहाँ से आता है, प्लेसेंटा से आता है। लास्ट क्लास में भी हमने देख रखा है। रिलैक्सिन बेटा दो काम करेगा। पहली बात तो ये डायलेट करेगा किसको, सर्विक्स को। डायलेट करेगा किसको, सर्विक्स को। डायलेट करने का मतलब क्या है, देखो डायलेट करने का मतलब है कि सर्विक्स अभी ऐसा था, ये आया यहाँ से जाके हेड स्टक हो गया, ये क्या करेगा, इसको ऐसे फैला देगा। जब ये इसको ऐसे फैला देगा ना तो यहाँ से क्या होगा, बेबी बेटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या करता है, डायलेट सर्विक्स फॉर इजी पार्चुरेशन। ठीक है, आसानी से पार्चुरेशन हो जाए इस बात के लिए क्या करता है, डायलेट कर देता है। अब आगे सुनिएगा क्या होता है। रिलैक्सिन ने दूसरा काम क्या किया बेटा, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। अब सारी प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, ध्यान से समझो। पेल्विक गार्डियल बोन होती है ना, ऐसे कमर पे जहाँ पर आप बेल्ट लगाते हो, ये वाली बोन जो होती है ना, ये क्या होती है, पेल्विक गर्डल होती है। तो पेल्विक गर्डल जिस जगह पर जाके ज्वाइंट करती है, ये एक पेल्विक गर्डल, ये दूसरी, ये दोनों जहाँ एक जगह जाके ज्वाइंट करती है ना, तो जिस जगह ज्वाइंट करती है ना, उस ज्वाइंट को क्या कहते हो बेटा, आगे की ओर जो ज्वाइंट होता है ना, उसको आप क्या कहते हो, उसको क्या कहते हो आप, उसको आप कहते हो प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो पार्चुरेशन नहीं हो सकता। प्यूबिक सिम्फाइसिस का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, किस बात के लिए, आपके पार्चुरेशन के लिए। तो ठीक है, तब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई, तब ये क्या होगा बेटा, ये जो बेबी है, ये फीटस क्या होगा, ये ऐसे बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ में देखो मैंने क्या कहा था कि ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, तो बहुत सारे हार्मोन्स का इसमें लेखा जोखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन कहाँ पर ये न्यूरल फंक्शन कहाँ पर हो रहा है, यानी नर्व्स कहाँ पर काम कर रही हैं। एक तो यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ये बात हाइपोथैलेमस को किसके थ्रू पता चली थी, नर्व सिग्नल्स के थ्रू। दूसरी बात मैंने यहाँ पर देखो कहा कि यहाँ पर जब सर्विक्स का हेड फंस जाता है तो यहाँ पर क्या जाता है बेटा, सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। तो यहाँ पर ये जो सेंसरी, रुको एक साफ साफ लिखता हूँ ऐसे, यहाँ पर ये जो सेंसरी नर्व है, ये सिग्नल लेके जाती है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, जिससे वो क्या कहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलता है कि और ऑक्सीटोसिन निकालो। और ऑक्सीटोसिन निकलने से यूट्रस की वाल में और विग्रस मूवमेंट होता है, जिससे इसको और धक्का लगता है और ये कहाँ खींचता है बेटा, बाहर की ओर धक्का देता है इसको, यानी बाहर की ओर आने की कोशिश करता है। उसी टाइम पर प्लेसेंटा से निकला रिलैक्सिन क्या करता है, डायलेट करता है किसको, सर्विक्स को, किसके लिए, इजी पार्चुरेशन के लिए। तो यहाँ की बात क्लियर है बेटा, यहाँ की बात क्लियर है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं किसको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, याद रखिएगा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से पुट कर सकता है। ठीक है, जब हम लोग एक PYQ की सीरीज़ चलाएंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक से जो PYQs बने होंगे लास्ट ईयर, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक डालिए बेटा आप, इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। एक मिनट यार, क्या ही हो रहा है, आखिरी टॉपिक डालिए बेटा आप, लैक्टेशन। देखो, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का बाहर आना और माँ के द्वारा बच्चों को दूध पिलाने वाली प्रोसेस ही क्या है, आपकी लैक्टेशन है। लैक्टेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैक्टेशन में जो खास चीज़ याद रखने वाली ये बात है कि 1 से 3 डेज जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, देखो जो आपको याद रखना है वो कुछ ऐसा ही है। पार्चुरेशन हुआ बच्चे के जन्म के जस्ट 1 से 3 दिन बाद तक
जो मिल्क बाहर आता है, मिल्क फ्रॉम मदर इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। उसको आप क्या कहते हैं बेटा? उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं उसको? कोलेस्ट्रम कहते हैं। यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के जस्ट 1 से 3 दिन तक जो माँ के मेमरी ग्लैंड से जो दूध निकलता है ना, वो क्या होता है बेटा? आपका कोलेस्ट्रम होता है। अब कोलेस्ट्रम क्या करता है? देखो बेटा, कोलेस्ट्रम की खास बात क्या है? कोलेस्ट्रम क्या होता है? इसकी खास बात है बेटा 2 चीज़। पहली खास बात आपको याद रखनी है ये कि इट इज़ टोटली डेफिशिएंट, इट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट इज़ डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, यानी ये न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? डेफिशिएंट होता है। यानी इसमें क्या होती है बेटा? लैक्टोज शुगर नहीं होती, लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन ये बेटा रिच होता है किसमें? एंटीबॉडी में, बट रिच इन एंटीबॉडी। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी? तो इसमें आती है बेटा मदर के मिल्क में जो एंटीबॉडी होती है ना, वो होती है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अब एक बात आपको याद रखनी है कि ये चाइल्ड है, यहाँ पर क्या है बेटा? मदर है। मदर से इसको 2 एंटीबॉडी मिले हैं। ठीक है, एक मिला था इसको IgG, कहाँ से? प्लेसेंटा के थ्रू, और एक मिला इसको बेटा IgA, कहाँ से? मिल्क के थ्रू। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा? मदर से 2 एंटीबॉडी आते हैं चाइल्ड में, कौन कौन से? IgG जो प्लेसेंटा के थ्रू आता है, IgA आता है किसके थ्रू? मिल्क के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 3 days of parturition, milk from mother is नॉर्मल मिल्क। मतलब कैसा होता है? नॉर्मल मिल्क होता है जो किस में रिच होता है? विच इज रिच इन लैक्टोज। क्या है बेटा? एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, और किस में रिच होता है? अमाइनो एसिड में। और किस में रिच होता है बेटा? फास्फोलिपिड में। और किस में रिच होता है बेटा? इसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स भी देखने को मिलते हैं आपको, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? मदर के मिल्क में। बेटा आज की हमारी क्लास यहीं पर होती है समाप्त। और आज का ये जो सेशन था थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इस सेशन में हमने क्या किया? इस चैप्टर को एकदम फिनिश कर लिया है। ठीक है, इसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बन गई है, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक्स पड़ा होगा, और नहीं पड़ा तो आप चैनल में जाके उसके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ तक बेटा हमने सारी क्लासेस कर रखी हैं, लगभग 19-20 क्लास हुई हैं, जहाँ तक मुझे याद है 19-20 क्लासेस हुई हैं। आप उसको पूरी तरीके से देखिए, उसके बाद आप अपने जो नीट के PYQs हैं इस चैप्टर के, उनको आप लगाने की कोशिश करिए। आई होप यहाँ से आप ना, अगर इन पूरी क्लासेस को ईमानदारी से अच्छे से करते हो, तो आप वहाँ का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अगर आपकी इस सेशन से या फिर किसी भी सेशन से जो भी अभी तक हमने पढ़ रखा है उससे कोई भी क्वेरीज होती है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं उनको देखूंगा और उसका आंसर डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए दिन पर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।